हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फंटा रिएक्शंस। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम बक्कार है। मेरा नाम अली रजा। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मोदी जी और अक्षय कुमार जी का इंटरव्यू जो चल रहा था। पहले हमने देखा फर्स्ट पार्ट उसका, और बहुत इनकी जो बातें थी ना बड़ी अच्छी लग रही थी। जिस तरह अक्षय कुमार उनसे मतलब सवाल कर रहे थे सियासत से हटके। तो हम भी चाहते हैं कि मोदी जी का भी अपनी लाइफ के बारे में बताएं। तो आज उसका पार्ट 2 इंटरव्यू देखते हैं क्या होता है। हाँ यार, मोदी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। मैंने ये सुना है, जब मैं पिछली बारी आई थिंक पिछले साल मैंने ये सुना था कि जब आप गुजरात के सीएम से आप निकल के आप प्राइम मिनिस्टर जब बने थे, तो आपकी जो जमा पूंजी थी आपके बैंक में करीबन 21 लाख रुपए थे, और वो 21 लाख आपने अपने स्टाफ की बच्चियों के नाम पे एफडी या उनको बांट दिए थे। तो आज मैं जानना चाहूँगा, आप नहीं भी जवाब दे सकते हैं, आज आपका बैंक बैलेंस कितना है? एक तो ये आधी अधूरी बात है। अच्छा। आधी अधूरी इसलिए है कि जब मैं गुजरात से सीएम के रूप में निकला, वैसे मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था। सीएम बनने के बाद एमएलए बना तो मेरा तनख्वाह आना शुरू हो गया। आपकी बैंक अकाउंट नहीं? उसके पहले नहीं था कुछ। अच्छा, हाँ, एक बचपन में निकाला था, तो वो भी एक बड़ी लंबी कथा है। मेरी स्कूल में वहाँ मेरे गांव में एक देना बैंक का ब्रांच खुला, तो स्कूल के अंदर वो देना बैंक के लोग आए थे। उन्होंने सब बच्चों को एक गुल्लड़ देते, कुल्लड़ बोलते, गुल्लक दिया, और बच्चों को कहा इसमें आपको पैसे डालना है और हर महीने बैंक में जमा कराना, आपके नाम से पैसा जमा होगा। तो हमने भी बैंक अकाउंट उसमें खुलवा दिया। अब हमारे गुल्लक में तो कुछ आया ही नहीं। अच्छा। आने वाला कुछ था ही नहीं, तो क्या आएगा? तो हम तो कभी पैसा जमा नहीं कराया। अब गांव छोड़ के चले गए हम। बैंक में हमारा अकाउंट बना रहा, तो उनको हर साल वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता था, लिखा पट्टी करनी पड़ती थी। तो वो मुझे ढूंढते रहते थे कि जैसा बैंक अकाउंट बंद करना है, इसको बुलाए कहाँ से। तो शायद 30-32 साल तक वो बना रहा, और उनको कहीं पता चला बाद में कि मैं अब पॉलिटिक्स में हूँ, तो बैंक वाले मेरे पास आए, बोले साहब जरा सिग्नेचर कर दीजिए, आपका एक बचपन का बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है, हमको बंद करना है। अच्छा। तो मेरी बैंक अकाउंट से दुनिया ये रही। लेकिन जब मैं सीएम बना, एमएलए बना, तो फिर जो वेतन मिलता है वो आना शुरू हो गया, तब बैंक अकाउंट खुल गया। मैंने तो कभी वो देखा नहीं है, मेरा स्टाफ देखता था। जब मैं निकला वहाँ से, तो मैंने हमारे अफसरों को बुलाया। मैंने कहा भाई, मेरा तो है नहीं, मैं ले जाके क्या करूँगा, मुझे तो कोई उपयोग है नहीं, तो मैं ये दे देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा भाई मैं करूँगा क्या इसलिए जाकर के। तो खैर अफसर लोग मेरी इज्जत करते थे, तो ज़्यादा बहस नहीं की, चले गए। शाम को एक सीनियर अफसर को लेकर के आए मिलने के लिए। फिर उन सब ने तीन लोग थे, ये समझाया, बोले देखो मोदी जी, ठीक है आपको ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन आपके पर इतने कोर्ट केसेस चल रहे हैं गुजरात में, वकील भी इतने महंगे होंगे हैं, आपको कभी न कभी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और पद पर तो कब रहोगे, कितना रहोगे आप, और बाद में बोले कोई नहीं देगा आपको। तो हमारी प्रार्थना है कि तो ऐसा मत कीजिए। तो मैंने कहा क्या करूँ? बोले ठीक है, आपकी इच्छा है तो कुछ हिस्सा दीजिए। तो उसमें से मैंने फिर 21 लाख रुपया दिया। अच्छा, उसमें से? हाँ, ओके। मेरे अपने जेब से दे दिया। और मैंने कहा कि ये जो हमारा सेक्रेटरीट है, उसमें जो ड्राइवर है, हाँ, प्यून है, उनकी खास करके बच्चियाँ, उनको ये शिक्षा दीक्षा के लिए खर्च करना। अभी वो फाउंडेशन शायद बनाया हुआ है गुजरात सरकार ने, और उसमें से वो मदद कर भी रहे हैं। फिर वहाँ मुझे एक सरकार की तरफ से एमएलए को एक प्लॉट मिलता है। ओके। पैसों से मिलता है, लेकिन कम पैसों में वो प्लॉट मिला। तो मैंने पार्टी को कहा भाई ये ले लो आप, मैं आपको दे देना चाहता हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो मेरी वो प्रक्रिया चल रही थी। फिर पता चला कि वो मामला तो कहीं सुप्रीम कोर्ट में लटका पड़ा है, शायद वो जमीन किसी को दे नहीं सकते, इस प्रकार का कुछ है। मुझे पूरा याद मालूम नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ों में रुचि नहीं लेता।
लेकिन जब भी वो क्लियर हो जाएगा तो मैंने वो भी पार्टी को देना तय किया हुआ है। साहब सच में गुजराती है ना, क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं। मतलब मैं नहीं मानता कि मतलब आपने अपना प्लॉट दे दिया, आपने पैसे दे दिए, तो आप, क्योंकि मैं आपको अगर आप इजाज़त दे तो मैं एक छोटा चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी। एक गुजराती आदमी था, बुजुर्ग आदमी था, वो मर रहा था। तो वो कहता है, मेरी गुजराती ज़रा इतनी ठीक नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मारो दीकरो क्यों छे, मतलब मेरा बेटा तो बेटा अगर डैडी हूँ यहाँ छू, मारी दीकरी क्या छे, डैडी हूँ यहाँ छू, मेरी बीवी कहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, आप तीनों यहाँ हैं तो दुकान पे कौन है? तो सारे के सारे इधर ही आ गए हो, तो मेरे दुकान पे कौन है? क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि, क्योंकि मैंने देखा है गुजरात, मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, गुजराती जो होते हैं वो अपने पैसों को बहुत सही संभाल के रखते हैं, वो अपने पैसों से दूर नहीं रहते। मैं आपको एक चुटकुला सुना दूं, ये बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ चुटकुला चलता है कि एक बार अंबानी या प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, रेलवे ट्रेन में, हाँ, तो ऊपर ही बर्थ पे कोई पैसेंजर सोया हुआ था। तो उसने जगह स्टेशन आया तो उसने खिड़की में आवाज़ लगा के बाहर किसी को पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया? तो उसने कहा 4 आना दोगे तो जवाब दूंगा। तो बोले जवाब की जरूरत नहीं, अहमदाबाद होगा। समझ गया मैं, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बात सही है। और एक बताता हूँ, फर्स्ट टाइम इतना ये किसी की आलोचना करने के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी अर्थ निकाल सकता है, और ये सत्य घटना में से बना हुआ चुटकुला है। बहुत साल पहले, वैसे मेरी जिंदगी ऐसी थी, ये हाफ स्लीव का कुर्ता और पैजामा, जूते और थैला, यही से मैं रेलवे में भटकता रहता था और दाढ़ी रहती थी। तो मैं पुणे स्टेशन पे उतरा। अच्छा। और मेरे पे ज़्यादा सामान तो था नहीं, मेरा एक वो झोला था, एक अखबार था हाथ में। तो मैं पैदल चला जा रहा था, मुझे पुणे में RSS दफ्तर में जाना था, तो मैं पैदल ही जा रहा था। तो एक ऑटो रिक्शा वाला धीरे 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 साथ चलता गया। फिर करीब 100-200 मीटर गया होगा और उसने, मेरा ध्यान गया, मैं कही ऐसे कैसे चला रहा है वो स्लोली मेरी स्पीड से। मैंने कहा भाई आपकी ऑटो रिक्शा खराब है, क्या प्रॉब्लम है आपका? तो उसने कहा साहब आप नहीं बैठोगे? मैंने कहा क्यों, मैं तो पैदल जा रहा हूँ। तो बोले आप समाजवादी हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो अहमदाबादी हूँ। हाँ। तो मैंने कहा क्यों समाजवादी क्यों? ये बोले समाजवादी लोग, बोले हमारे पुणे के समाजवादी जो लोग हैं वो स्टेशन में पब्लिक के सामने ऑटो रिक्शा में नहीं बैठते हैं, दूर जाके गुपचुप बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? लोगों को इम्प्रेशन रहे कि वो मेहनत करते हैं, सादगी वाले हैं। ओके, अच्छा। तो बोले मुझे भी लगा शायद आप समाजवादी हैं, तो औरों की तरह आप भी थोड़ी देर के बाद बैठ जाओगे। तो बोले इसलिए मैं चल रहा था। तो जब उसने मुझे पूछा आप समाजवादी हैं, तो मेरा तुरंत जवाब था मैं अहमदाबादी हूँ। आइए सर, एक थोड़ा चलते चलते बात करें आपसे। सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन कहे कि आपके 3 विशेष हैं, तो वो आपके 3 विशेष क्या होंगे? देखिए, अलाउद्दीन चिराग मुझे मिल जाए और सचमुच में उसके पास ताकत होगी जी, तो मैं उसे कहूँगा कि तुम जितने भी ये समाजशास्त्री हैं या जो एजुकेशनलिस्ट हो, उनके दिमाग में भर दो कि भावी पीढ़ी को ये अलाउद्दीन चिराग वाली कथा सुनाना बंद करें कि ऐसा कोई अलाउद्दीन होता है और वो इच्छाएं पूरी करता है। मैंने कहा उसको मेहनत करना सिखाओ। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप ये जवाब दोगे। मुझे लगा आपको 3 विशेष आप सोचोगे क्या है 3 विशेष, लेकिन ये एक बहुत ही सही तरीका है। आलसपना जो होता है वो यही चीज़ों से आता है। यार आई विश मुझे ये मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए। तो ये जो आपने जो किया हुआ है, ये जो कहा हुआ है, बिल्कुल सही कहा हुआ है।
ये मूलतः बाहर से आई हुआ चिंतन है जी। मैंने रिसर्च नहीं किया है कि हमारे यहाँ मूल चिंतन ऐसे नहीं है। मूल चिंतन तो हमारे यहाँ परिश्रम का है जी। हमारे यहाँ ये नहीं है कि भाई ऐसे ही कुछ आकर को कोई दे देगा, ऐसा नहीं है जी। एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना होता है, आपको भी रिटायर होना पड़ेगा। तो आपने कभी पोस्ट रिटायरमेंट प्लान सोचा है कि आपने जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब आप पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे, तो आपके आगे जाके आपने क्या करना है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। जी। हम लोगों की एक मीटिंग थी इनर सर्कल की। अटल जी थे, आडवाणी जी थे, राजमाता सिंधिया जी थी जी, सिकंदर बख्श साहब थे, प्रमोद महाजन भी थे, और उसमें सबसे छोटी आयु का मैं रहता था। तो बातें चली, उसमें से ऐसे ही अभी मीटिंग शुरू होना बाकी था, ऐसे गप्पे चल पड़े कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तो सबने कुछ न कुछ अपना बताया। प्रमोद महाजन इसको बड़ा लोगों को खुद करके निकालते थे। अच्छा, प्रमोद जी की व्यक्तित्व की विशेषता थी, उनका जीवन बड़ा विविधताओं से भरा था, अनेक प्रकार की एक्टिविटी से वो अपने आप को जोड़े रखते थे। मुझे पूछा, मैं कहा भाई मेरे लिए तो बड़ा कठिन है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कभी इस सारी चीजों में सोचा ही नहीं। मैंने तो जब जो जिम्मेवारी मिले उसी को जिंदगी माना है, जिम्मेवारी ही मेरी जिंदगी है। अच्छा। और इसलिए मुझे कल्पना ही नहीं होती है कि मेरे इसमें समय बिताने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कभी नहीं मेरे मन में विचार आया और न ही मैं सोचता हूँ, और मुझे पक्का लगता है शरीर का कण कण और जीवन का पल पल किसी न किसी मिशन में ही खपाऊंगा। ये आपने सोचा हुआ है? ये शायद सोचना नहीं है जी, मेरे पास इसके सिवाय कुछ मुझे पर कौशल ही नहीं है। मैं जिस हिसाब से आप बताते हो कि मुझे लगता है आप जिंदगी में, मतलब जब सीएम से यहाँ जब पीएम बने थे, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे वैल्यूएबल चीज आप क्या लेके आए थे यहाँ इस घर के अंदर सबसे वैल्यूएबल चीज आपकी क्या रही थी? अगर मैं, वैसे ये पूरी बातचीत आपने पहले ही मुझे कहा भाई मैं तो कोई राजनीति की चर्चा करना नहीं चाहता, नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री बनते समय शायद और प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। देश में इतने प्रधानमंत्री हो गए जी, इतने प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। वो ये है कि मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया और मैं गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर था। चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपको बारीकियों से जुड़ना पड़ता है, बारीकियों से काम करना पड़ता है। आपको इश्यू आपके सामने सीधे आते हैं, सॉल्यूशन आपको सीधा करना पड़ता है। ये तजुर्बा शायद मेरे पहले के किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला, इतना सद्भाग्य नहीं मिला। देवगौड़ा साहब मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन बहुत अल्पकाल के लिए। मैं बहुत लंबा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इसने मुझे देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी संबल दिया, बहुत बड़ी ताकत दी है। ये मैं अपना एक मान सकता हूँ कि वहां से मैं लेकर के आया, ये जो देश के काम आ रहा है। आप जैसे मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपके एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं। मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए, आप 3.5 घंटे ही सोते हो। ये बात आपकी सही है। मेरे जो जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सबका मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। तो मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारीख करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है जी? मुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे, लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो, नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है
मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम नहीं, मैं इतना नॉर्मली देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है, मेरा कुछ नहीं। आंख खुलती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, मैं उठ जाता हूँ। उठता मैंने बिस्तर पे उठता वैसा नहीं, बिस्तर से भी बाहर होता हूँ। अब ये हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिंदगी को मैं जी रहा था जी, उसमें से शायद ये डेवलप हुआ है। अब वो मेरे शरीर का वो हिस्सा बन गया है। तो अच्छा। लेकिन मैं, जैसा आपने कहा रिटायर्ड होने के बाद क्या करोगे, तो पहला काम मैं नींद कैसे बढ़ाऊं इस पर सोचूंगा। कहाँ बैठोगे? आ जाओ। आज आपके सारे कागज पड़े हैं। कोई बात नहीं, आ जाओ। तो आपको कभी, मैं ये जानना चाहूंगा, वैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं? आप हैरान होंगे, मैं बहुत ही, फिर वही कहूंगा, मैं ऐसी कठिन जिंदगी जी करके आया हूँ। तो डॉक्टर क्या होता है, ये महंगी दवाइयाँ क्या होती हैं, सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, वो सब आप आयुर्वेदिक पे बहुत विश्वास करते मैं बताता हूँ। आयुर्वेद के बजाय कैसी जिंदगी है। अब आप जब पहाड़ चढ़ते हैं तो पैर तो दर्द करते ही हैं, कितनी आदि हो, लेकिन ऊंचाइयों पर जाते हो तो अब जो अकेला इंसान है वो क्या करेगा? मालिश वाले को तो कुछ नहीं करा ऐसे सकता, वैसे किसी तो को होते नहीं है, क्या फिजियोथेरेपी नहीं करा सकता, मसाज नहीं करवा सकता। अब मैं क्या करता था जी, मेरे कंधे पे हमेशा एक ये जो असम का गमछा होता है ना, हाँ, ये गमछा मेरे पास रहता था ऐसा, तो मैं जैसे उसको ऐसे पैर पे बांध देता था पूरा, और बीच में एक छोटी लकड़ी तोड़ करके पैर से लगा देता था, फिर इसको मैं कर्व करता था। अच्छा। तो प्रेशर आता था, ऐसा पूरे बॉडी को मैं अपना मसाज खुद ऐसा तरीका रखता था मैं। तो ऐसी चीजें मैं इवॉल्व करता था अपने लिए। मैं बहुत साल पहले कैलाश यात्रा पे गया था पैदल, टोटल यात्रा करीब 1000 किलोमीटर का था, पैदल गया। कुछ और भी लोग थे, बड़े धनी लोग भी वहाँ कभी कभी यात्रा में आते थे। अब बहुत बड़े बड़े महंगे वो चमड़ी बचाने के लिए सब लेकर के आए हुए थे। मेरे पास तो कुछ था, मेरे पास कैस्टर ऑयल था, और वो भी रॉ, सीधा वो घानी से निकाला हुआ, तो उसकी स्मेल भी बहुत खराब होती है। तो मैं उसी को लगाता था। अब ये लोग 5वें-6ठे दिन मुंह नहीं धो सकते थे, उनकी चमड़ी जल करके निकल करके लटक गई थी, तो वो बड़े परेशान रहते थे। तो मुझे कुछ नहीं होता, बोला मैं तेज तर्राक रहता था। तो मुझे पूछने लगे कि आप क्या करते हो? बोला कुछ नहीं भाई, कैस्टर ऑयल लगाता हूँ मैं। तो रात को हम जब पहाड़ चढ़ करके रात्रि मुकाम होता था, मेरे पास आ जाते थे, हर को एक एक बूंद कैस्टर ऑयल में से ले जाता था। जुकाम होता है तो मैं गर्म पानी पूरा समय पीता हूँ। गर्म पानी? उसमें कुछ शहद या कुछ नहीं, सिंपल गर्म पानी। दूसरा, हो सके तो फास्टिंग करता हूँ। अच्छा। फास्टिंग यानी एकदम से सिवाय पानी कुछ नहीं, 1-2 दिन 24 घंटे 48 घंटे, ज्यादा नहीं करना पड़ता। तीसरा, ये सरसों का तेल होता है, उसको थोड़ा गर्म करके रात को 2-3 बूंद डाल देता है। जलन बहुत होती है, लेकिन ये मेरा 1-2 दिन में क्लियर कर देता है। तो ऐसे ही जीने की आदत है। मैं कुछ चीज़ें करता हूँ, वो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। मैंने चीज़ फॉलो की है जिसको कहते हैं कि 7-12-5 × 40, यानी 7 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, 12 बजे मैं अपना लंच खा लेता हूँ और 5 बजे डिनर खा लेता हूँ। और × 40 यानी कि जब भी एक गस्सा खाता हूँ उसे 40 बार चबाना है। तो ये मैंने अपने शास्त्रों में पढ़ा है, कई लोगों से बात की है, तो आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, और ये बिल्कुल सही रास्ता आपने चुना हुआ है। हमारे देश में मूल आदत यही है। हाँ। ये वेस्टर्न जो वर्ल्ड आया, उसने फिर धीरे धीरे इसमें ये बदलाव किया कि लोग
मोदी का वरना हमारा किसान आज भी गांव में सूर्यास्त के पहले, चीनी लेना सर? मैं नहीं लेता जी, नहीं, सूर्यास्त के पहले थैंक यू। खाना खा लेता है। और दिन में भी आपने देखा होगा किसान सुबह एक प्रकार से, वो किसको आप नाश्ता कहते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका वो लंच जैसा ही होता है। वो काफी मात्रा में बड़े बड़े रोटी और सब्जी या चटनी कुछ लेकर के खेत चला जाता है। दिन में थोड़ा सा लेकर के उसकी पत्नी सर पे कुछ रख करके जाती है। वो पूरा भोजन नहीं होता है, हाँ हाँ। थोड़ा होता है। ये आज भी हमारे देश में परंपरा है ये। आपका एक फैशन स्टेटमेंट बहुत यार मतलब मोदी जी और अक्षय कुमार की बातों को सुनने में और देखने में इतना मगन हो गए कि पता ही नहीं चल रहा था कि वीडियो कितनी लंबी हो गई। वैसे यार देख दिल कर रहा है कंप्लीट देखें, पर यार लंबी हो जाएगी, फिर यूट्यूब की पॉलिसी भी है कुछ, मतलब कॉपीराइट का इशू ना हो जाए, तो इस वजह से हमने इतनी देखी। बाकी मज़ा आ रहा था मोदी जी की बातें सुनकर, और अपनी लाइफ के बारे में वो मतलब बता रहे थे किस तरह उनकी एकदम सिंपल ज़िंदगी है, और उनकी बातों से भी लग रहा है कि वो एकदम आम आदमी की तरह सोचते हैं। कोई मतलब लग्जरी स्टाइल नहीं है बड़े लोगों की तरह ये कहना। और नींद भी मेरे ख्याल में 3 साढ़े 3 घंटे बड़ी बात है कि इतने घंटे सोना। और अक्षय कुमार भी इतने अनोखे सवाल कर रहे थे, जुकाम होता है क्या करते हैं, रिटायर होने के बाद क्या करेंगे, तो मोदी जी ने तो वो भी अच्छे से जवाब दिए। तो यार बड़ा मज़ा आया मोदी जी की ये गुफ्तगू देखकर। तो नरेंद्र मोदी जी का एक अकाउंट खुला हुआ था बैंक में, तो उसको 32 साल हो गए भाई। जब वो एमएनए बने तो वो बैंक वाले आए, सर आपका ये अकाउंट है, खुदा के लिए बंद कर दो, साइन करो। तो मोदी जी को तब पता चला मेरा भी कोई अकाउंट था, इतने साल चले। और नरेंद्र मोदी जी की एक बात मुझे और भी अच्छी लगी, तो अक्षय कुमार ने उससे सवाल एक किया, तो सर मैं सुबह 7 बजे खाना खाता हूँ, दोपहर को 12 बजे और रात शाम को 5 बजे, ये सही है? तो नरेंद्र मोदी जी बोला यही हमारे यहाँ कल्चर था, तो ये अंग्रेज़ों वाला सिस्टम आ गया तो धीरे धीरे उस चीज़ को ही निपटा दिया। तो असल यही बात है, नरेंद्र मोदी जी का अंदाज ही कुछ अनोखा है। देखो आम बंदों की तरह, देखो अक्षय कुमार के साथ फ्रेंडली हंस रहे हैं। तो अहमदाबाद में भाई मैं गया तो रिक्शा चल रहा था 100 मीटर के ऊपर, तो बोला ऐसा हो गया, बोला हाँ। तो जब ट्रेन आई अहमदाबाद में तो हाथ को यूं निकाला, तो बोला कहाँ पहुँचे? भाई अहमदाबाद पहुँच गए। हाँ पॉलिटिक्स भाई, ऐसा पॉलिटिक्स इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं आया हुआ है नरेंद्र मोदी जैसा। तो देखो सिंपल, बाकी हमने वो दूसरे भी देखे हुए बड़े अकड़े हुए, यूं यूं चलते आते, तैयार होकर आते। ये देखो सिंपल से सवाल दे रहा है और फ्रेंडली हंस भी रहा है। बाकी चाय भी भाई खुद दे रहा है अक्षय सर को, यार ये बड़ी बात है। मैंने दुनिया के पीएम देखे हुए हैं भाई, वो आते बड़े चश्मे, ये सूट बूट पर एटीट्यूड दिखाते। ये देखो नरेंद्र मोदी जी आम से बंदे की तरह बस बात कर रहा है, जैसे बस ऐसे अपने घर में ही बैठा हुआ है। तो यही कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी को मैंने ये सादा सी बातें करते सुनाना, तो ये बड़ी बात खुशी की है यार। ये पॉलिटिक्स की कोई बात ही नहीं हो रही भाई। ये साथ गए आम कैसे खाते हो, गुटली के साथ हाँ। खाते हो, या ऐसे ये जुकाम होता है तो आपको क्या करते हो, कोई दवाइयाँ वगैरह नहीं, बस मैं अपना भाई गर्म पानी पीता हूँ, वो फास्ट रख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये जो नुस्खे बताए ना, और पैरों में दर्द भी होता है तो मैं अपने आप ही भाई पैर दबाता हूँ। मज़ा आ गया ये नरेंद्र मोदी जी को सुनकर ऐसी बातें यार, पहली बार। ओबामा जी ने भी नरेंद्र मोदी जी से सवाल किया, भाई आप 3 साढ़े 3 घंटे सोते हो, हाँ यार, तो आप भी अपनी सेहत के लिए ख्याल करो। नरेंद्र मोदी जी ने बोला भाई मेरा यही रूटीन है भाई। ओबामा जी भी चौंक गए भाई ऐसी बातें सुनकर। आज भी ओबामा सोचता होगा। और अक्षय कुमार ने भी पूछा ना कि आप परेशान मतलब देश के लिए सोचते हो, स्ट्रेस वगैरह हो तब भी तो मतलब आंखें नहीं खुल जाती, तो मोदी जी ने बोला नहीं, ये मेरी बस रूटीन है, आदत हो गई है, और अपना जीवन जो जिंदगी है देश के लिए मतलब लगा दी है। और ऐसे लीडर अगर हो ना भाई, जिसकी सोच आम आदमी की तरह हो, और रिलीजियस भी हैं, बड़ी बात के वो कुछ होते हैं यार, अगर देश के लिए निकल गए तो मतलब अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है रिलीजियस वाली, उसको मतलब साइड कर देते, लेकिन मोदी जी ने साथ में वो भी कंटिन्यू रखा और अपने रिलीजन को भी बढ़ावा दिया। आज मोदी जी ने ये जो बातें बोली, बड़ी मतलब मैसेज भी था, हर बात में हमारे लिए एक मैसेज भी था। बोल भी रहे थे कि मेहनत करें, अलाउद्दीन वाली बात भी बोली, चिराग मिल जाए 3 ख्वाहिशें। तो मोदी जी ने अच्छा जवाब दिया, भाई मैं तो पहली ख्वाहिश ये रखूँगा, सबके दिमाग से ये हटा दो कि ख्वाहिशें भी होती हैं। नहीं भाई, मेहनत में बिलीफ रखो, फिर कामयाबी आपको अपने आप मिल जाएगी।
ये बड़ी अच्छी बात मोदी जी ने बोली और इनकी वीडियो को हम और भी कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक